हेमा फ्रेंड्स वेलकम। आज की इस वीडियो में देखिए यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे हम आईएएस ऑफिसर या कोई ऑफिशियल है उसका किस तरीके से उसके जो रिलेटिव्स अगर कोई आ जाते हैं, मतलब एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपके रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा है, मतलब अब इससे डिटेल में हम क्वेश्चन को समझेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन से ना आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कोई भी इथिकल क्वेश्चन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। और ऋषिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है उन्होंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया है वो भी हम देखेंगे। और इसकी जो वर्ब लिस्ट है इसमें कौन से वर्ब इस्तेमाल हुए हैं हमने इसके लिए अलग से बना दिए, जो आपको वीडियो के बीच में या एंड में मिल जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट खींचकर वो याद कर सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं और दूसरी चीज़ हम सारे क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं जिससे आपकी पकड़ और अच्छे से हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देगा, और अगर कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा है वैल्यूज दैट गाइड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन ऑफन कम्पीट विथ ईच अदर। देखिए वैल्यूज, जो वैल्यू आपको सिखाए जाते हैं एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके, जो भी सिखाए जाते हैं उन्हें रहबर किए जाते हैं, मतलब अब जब कुछ बन जाते हो तो आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उन्हें जो गाइड करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके, वैल्यूज दैट गाइड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन ऑफन कम्पीट विथ ईच अदर। ओके, कम्पीट विथ ईच अदर मतलब उनकी खुद की वैल्यूज कुछ और होगी। जैसे एक आईएएस का एग्जांपल ले लेते, अपने को जो वैल्यूज सिखाएंगे वो हमें जो बचपन से सिखाएगी वो अलग होगी, और जो एज एन आईएएस ऑफिसर आपको सिखाया जाएगा वो एक अलग होगी, राइट। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे हम ये ले सकते हैं, क्या बोलेंगे, अच्छा आप ऊपर ना हिंदी में सारे मैंने एग्जैक्टली जो ट्रांसलेशन है वो देख सकते हैं, लेकिन अपन वो नहीं देखते, आपको पता है हम कुछ अलग तरीके से सारी चीज़ों को खंगालते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, कि छानबीन करते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जो वैल्यूज आपको गाइड करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो एक दूसरे से क्या करती है, कंपीट करती है, मतलब एक तरह का मुकाबला करती है, समझ लीजिए। ओइंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ओइंग टू यानी बोलते ना अपन इसकी वजह से, क्या वजह है, देखिए देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस मतलब जो भी इसके रिलेटिव या रिश्तेदार है वो, टू द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, मतलब समझिए कोई मसला हो गया है, कोई मैटर हो गया है जहां पर आपके रिलेटिव एक तरफ है और दूसरी तरफ है पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आपको लोगों की भलाई करना है, तो आप किसकी तरफ जाओगे, रिलेटिव की तरफ जाओगे या फिर इधर जाओगे। वो एक तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछने की कोशिश की है, तो उसे किस तरीके से हैंडल किया गया है देख लेते हैं। सो देखिए ethical relativism, okay, often emerges when one set of values do not align with that of others. अब देखिए यहाँ पे जो ये इथिकल रिलेटिविज्म है ये एक तरह का टर्म है, इसके मायने में बता देता हूँ। देखिए आपके पास जो भी वैल्यूज है, अब जो भी चीज का एक्ट करते हैं, जैसे कोई भी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रेसिज्म होता है, ओके, पॉलीगैमी होता है, और एक जेनोसाइड, इन्फेंटिसाइड, ये सारे कुछ टर्म है। ओके, हम इसमें से एक रेसिज्म लेते हैं क्योंकि हमें पता है ये क्या चीज है। तो आपको पता है जो ब्लैक वाइट होते हैं, वाइट क्या करते थे कि हम सुपर है, सुप्रीम है और आप पर हम ये करेंगे, शासन करेंगे, उस तरह का कॉन्सेप्ट चलता था अमेरिका में। लेकिन वो उनके नजरिए से ठीक था, लेकिन वो ब्लैक लोगों के नजरिए से क्या था, ठीक नहीं था। तो ये रेसिज्म क्या है, एक एथिकल रिलेटिविज्म का एक एग्जांपल है, जिसमें एक शख्स क्या मानेगा कि ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भी ये रिचुअल वगैरह है, जो भी मेरे वैल्यूज है, जो मुझे सिखाया गया है वो सही है, और दूसरा वही शख्स क्या करेगा, नहीं ये बकवास है, ये हम पर लागू नहीं होगा, और जो भी तुम कर रहे हो खराब है, बकवास है, अब्सर्ड है, ओके, इस तरीके से बोलेगा। तो हम ये रेसिज्म का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं इथिकल रिलेटिविज्म में। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे भी समझ में आएगा आपको। ऑफन यानी अक्सर, इमर्जेस यानी उभरता है, इमर्जेस यानी उभरता है यानी आता है, व्हेन वंस, ओके, यानी जब एक की, यानी किसी की बात हो रही है यहाँ पे, वन जब किसी की सेट ऑफ वैल्यूज, ओके, सेट ऑफ वैल्यूज डू नॉट अलाइन विद, ओके, तालमेल नहीं खाती दैट ऑफ अदर्स, ओके, मतलब यही है, वो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि इथिकल रिलेटिविज्म कब आता है, ओके, पिक्चर में, जब किसी के सेट ऑफ वैल्यूज दूसरे से तालमेल नहीं रखते, ओके, दैट ऑफ अदर्स, ओके, सेट ऑफ वैल्यूज दैट ऑफ अदर्स लिखे हुआ है, इसी में हम डिटेल में देखेंगे। एडजेक्टिव का कंपैरेटिव वगैरह इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या इंग्लिश इस्तेमाल हुई है, ऑफन, इमर्जेस, ये तो हम पता है एडवर्ब है, और ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, पता है। फिफ्थ फॉर्म हम जो पढ़ते हैं इमर्ज का, इमर्जेस हो जाता है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, वो वाली चीज़ है। वैसे थोड़ा सा डिटेल में, मतलब इथिकल चीज़ें, एथिक्स की चीज़ें थोड़ी डीप होती है, तो हमें अच्छे से समझना पड़ता है ये। तो चलिए आगे देखते हैं। दिस इज सीन इन, ओके, अब ये देखिए दिस इज सीन हमने पता है पढ़े थे, जब भी कोई सब्जेक्ट हो और फिर कोई हेल्पिंग वर्ब हो, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इज है, और बाद में इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो ये पैसिव वॉइस होता है, मतलब किसी के द्वारा कुछ होने वाला है। सो दिस इज सीन, ये देखा गया है, ये देखा जाता है। इन यानी किसमें, इसमें अप ब्रिंगिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, अपब्रिंगिंग यानी परवरिश करना। हमने ये पढ़ा था कि अगर वर्ब फॉर स्टार्टिंग में आ जाए तो ये जेरेंड की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जेरेंड या इन्फिनिटिव, जिसे अपब्रिंगिंग, पालना, इस तरीके से
इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब अलग अलग हिस्सों में अपने देश के या किसी भी देश के। ओके, सो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप दिए गए। देखिए आप क्या है, रूरल अर्बन डिवाइड वेर इन एन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल अर्बन डिवाइड देखिए यहाँ पे मतलब एक तरफ विलेज होगा और एक तरफ क्या होगा, शहर होगा, सिटी होगी, राइट। सो उसी कह रहे हैं रूरल यानी क्या होता है, विलेज होता है यानी गांव होता है, और अर्बन यानी अपना शहर। सो देखिए यहाँ पर है डिवाइड, रूरल अर्बन डिवाइड यानी दोनों का हमने डिवाइड कर दिया कि रूरल इधर रहेंगे और इधर अर्बन रहेंगे। वेर इन जिसमें क्या होता है, एन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, हैज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जो अर्बन के जो शहरी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है, मतलब कोई भी अगर आप क्राइम करते हैं तो बस उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसे जो उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी किसी भी हालत में। उस तरीके से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहेंगे। फॉर रिचुअल्स लाइक वर्शिपिंग, ओके, वर्शिपिंग ट्रांसजेंडर्स एज इट परपेचुएट्स बायस। मतलब क्या है कि ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी किसके लिए, कोई भी रिचुअल्स जिसे वर्शिपिंग या ट्रांसजेंडर, जैसे वर्शिप यानी पूजा करना, तो ट्रांसजेंडर एज इट परपेचुएट्स यानी बरकरार रखता है, मतलब ये बढ़ोतरी दे रहा है एक तरीके से कि आप ऐसा करोगे, वर्शिप करोगे ऐसे ट्रांसजेंडर वाली चीजों को। मतलब ये क्या हो रहा है, वर्शिपिंग ट्रांसजेंडर्स, मतलब वर्शिपिंग ट्रांसजेंडर को वर्शिप करना वगैरह, एज इट परपेचुएट्स बायस यानी परपेचुएट यानी किसी चीज को बरकरार रखना, आगे लेकर जाना, उसे कहेंगे। बायस तो पता है आपको कि समझे आपको कोई जॉब नहीं दे रहा है आपके किसी लुक की वजह से, या आप कोई धर्म से बिलोंग करते तो वो एक तरह का बायस होगा, और अपने धर्म वालों को ही, अपनी पहचान वालों को ही ले रहा तो एक तरह का बायसनेस हो गया। ओके, वो उस कर सकते हैं। फिर जेंडर नोशंस, यानी जेंडर मतलब नोशन पता है ना आपको, किसी हिस्सा वगैरह। फीमेल आईपीएस ऑफिसर मे बी ऑफेंडेड और इलेटेड at being called, okay, as being called, क्या मैडम सर, राइट। ओके, फीमेल आईपीएस ऑफिसर, ओके, जैसे फीमेल को आईपीएस है, जो फीमेल है और जो आईपीएस बन चुकी है, सो मे बी ऑफेंडेड यानी शायद उसे बुरा लग सकता है, शायद उसे गुस्सा आ सकता है, या फिर और इलेटेड यानी उसे बहुत ज्यादा खुशी हो सकती है। एट बीइंग कॉल्ड, ओके, क्या बुलाने पर, मैडम सर। ओके, तो ये वो उसके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। ओके, ये भी एक तरह का क्या है, इथिकल रिलेटिविज्म ही है। ओके, डिफरेंट अप्रोच जी के पिलर। अब यहाँ पे केस के नाम दिए गए, कुछ जो भी केस वगैरह चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके नाम दिए हुए आप देख सकते हो। ओके, सो देखिए, वन बिलीव्ड, ओके, इन डायलॉग वेयर एज लेटर फोकस ऑन, ओके, स्ट्रिजेंसी, मतलब स्ट्रिजेंस, ये ऊपर जो मैटर है IS रवि इन नागर, आप थोड़ा वीडियो ऊपर लेकर देख सकते हैं। तो पहले वाला किस में बिलीव कर रहा था, डायलॉग में यानी बातचीत में, और दूसरा क्या में बिलीव कर रहा था, स्ट्रिजेंस, मतलब स्ट्रिक उसके अंदर बहुत ज्यादा थी, मतलब उसमें कठोरता थी कि बस जुर्म की सजा मिले तो मिले, इस तरीके से आप बोल सकते हो। फॉर्टिट्यूड मे बी रिगार्डेड एज सम बाय फुलफिलिंग यूनिक डिमांड्स ऑफ ड्यूटी, एग्जांपल TN सेशन। देखिए, फॉर्टिट्यूड मे बी रिगार्डेड, ओके, फॉर्टिट्यूड यानी एक तरह का हौसला, एक तरह का करेज, मे बी रिगार्डेड एज सम, ओके, मे बी रिगार्डेड एज सम बाय फुलफिलिंग यूनिक डिमांड्स ऑफ ड्यूटी, मतलब समझे किसी का हौसला बढ़ सकता है कि रिगार्डेड, कि हम रिगार्ड कर सकते हैं, उसके ताल्लुक से बोल सकते हैं। सम बाय फुलफिलिंग यूनिक डिमांड्स ऑफ ड्यूटी, मतलब कुछ ऐसे आपके पास केस आएंगे जिसकी जो यूनिकनेस है थोड़ी अलग होगी, मतलब उसकी जो मांग होगी वो यूनिक होगी, ओके, उसकी डिमांड ही कुछ और होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए कभी कभी ना क्या होता है, कुछ वर्ड्स पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो अगर मैं कोई चीज कभी गलत पढ़ रहा हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल जो है खास करके, तो आप वो कमेंट में कर सकते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। ओके, सो आप बोल सकते हैं। Okay, whereas others may feel it's standing up against coercion of public officers like Ashok Khemka, right? अब क्या है, देखिए किसी के अंदर करेज होगा, किसी के अंदर क्या होगा कि वो जो डिमांड है, जो भी यूनिक डिमांड है, लोगों की प्रॉब्लम जो है उसे अलग तरीके से हैंडल करेगा, अच्छे से हैंडल करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ वो क्या करेगा, whereas others may feel it's standing up against, मतलब क्या है, एक तरह से वो बोलते हैं ना तेल में आग में तेल डालना, उस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे कोवर्शन है, जबरदस्ती ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं, इतने पैराग्राफ में इतनी सी चीज बताई गई है। सो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। सो के हाउएवर, हालांकि देयर इज अ नीड फॉर बेसिक यूनिवर्सल सेट ऑफ वैल्यूज। ओके, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक जरूरत है किस चीज की है, फॉर बेसिक यूनिवर्सल सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज होने चाहिए, ऐसे वैल्यूज होने चाहिए जो हर किसी पे लागू हो और हर कोई उसे फॉलो करे, और वो बेसिक से, मतलब ऐसा नहीं कि किसी धर्म को या किसी रिलीजन को क्या कर रहा है, ऑफेंड कर रहा है, वैसे वाले नहीं वैल्यूज, तो सब पर एक तरह से एक मतलब किसी लिहाज से ऑलमोस्ट मोस्टली लागू हो, इस तरीके से कोई यूनिवर्सल सेट ऑफ वैल्यूज हमें बनाना चाहिए। दैट कैन गाइड एक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। सो जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स है उनके एक्शन को वो गाइड करेगा, मतलब किस तरीके से किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे उसे हैंडल करना है,
वो सारी चीजें क्या करेगा, आपको सिखाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा गया है सॉक्रेट्स एंड कार्डिनल, राइट, कार्डिनल प्रिंसिपल्स लाइक प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस, ओके राइट, टेम्परेंस राइट है, ओके, इंटीग्रिटी। मतलब क्या, देखिए प्रूडेंस के माने क्या है कि आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, वो वाली चीज। जस्टिस यानी इंसाफ, टेम्परेंस यानी आपके अंदर सबर होना चाहिए, ओके राइट। इंटीग्रिटी तो पता है आपको, मतलब देखिए ईमानदार होना है, इस तरीके से हम बोलेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखिए लास्ट पैराग्राफ है, दिस कैन इंश्योर, सो ये सुनिश्चित कर सकता है, वैल्यूज डू नॉट रिजल्ट इन गवर्नेंस दैट इज एट लॉगरहेड्स। देखिए क्या है कि क्या सुनिश्चित करेगा, वैल्यूज डू नॉट रिजल्ट इन गवर्नेंस, ओके, दैट इज एट लॉगरहेड्स। मतलब ये क्या है, किसी चीज को स्ट्रांगली डिसएग्री करना, ना मानना, तो उस तरह की गवर्नेंस से ये अपने आप को बचाएगा, वैसा रिजल्ट देगा नहीं अगर हम ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो सॉक्रेट्स के या फिर कार्डिनल के ये सारी प्रिंसिपल्स के। सो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको ये वीडियो समझो, देखिए कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर से आपको भी कुछ इसके बारे में पता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होगे तभी इस वीडियो को यहाँ तक देखे होगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको भी इंग्लिश बेसिक से सीखना है तो हम कैसा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर गैदर होगे तो एक फ्री का कोर्स जो होता है हम लॉन्च कर देंगे। और मैं अपने एरिया में पिछले 2 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, साथ में यूपीएससी की तैयारी भी करता हूँ। तो मुझे आइडिया है कि किस तरीके की इंग्लिश पूछी जाएगी, और इस तरीके के वीडियोस बना बना के मुझे ये तो आइडिया हो चुका है कि किस तरीके की इंग्लिश आपको आना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हार्ड वाली नहीं, एकदम सिंपल वाली इंग्लिश आपको पूछी जाती है। और ये देखिए आपके वर्ब लिस्ट है जिससे जितनी भी सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।